दोस्तों, यूएन में प्रस्ताव तो पास हो गया 142 देशों की तरफ से, लेकिन इंतजार था कब इसका आधिकारिक ऐलान होगा। तो सोमवार की तारीख तय कर दी गई है, यानी फिलिस्तीन को सोमवार को एक पहला देश मान्यता देने जा रहा है। लेकिन खबर यही नहीं है, इससे बौखलाए हुए इजराइल और उसके साथ साथ अमेरिका ने कौन से मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा करने के लिए चाल चली है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जो समूचे ओआईसी के देश मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े थे, वो अब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। कहां कहां ऐसा हो रहा है, आज मैं आपको दिखाऊंगा सीरिया का वो इलाका भी जो तुर्की के खिलाफ खड़ा हो गया है। तुर्की को अपने यहां से भगाने के लिए पथराव आगजनी तक करनी पड़ी है। आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल ने अपने पड़ोसी देश के यहां कौन सा हथियार तैनात कर दिया, जिस पर तुर्की का पारा हाई हो गया। खबर तुर्की और इजराइल के साथ साथ सीरिया के साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से शिया और सुन्नी में बांटने के लिए एक दांव चला गया। खबर यही थी कि अमेरिका की शय थी, तो क्या वाकई अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से शिया और सुन्नी के बीच तगड़े तरीके से बांट दिया है, क्योंकि एक दूसरे को अब मुस्लिम मुल्क आंखें दिखाने लगे हैं। और इसी के साथ साथ आपको खबर ईरान से जुड़ी हुई भी दिखाऊंगा कि कैसे इन सब पूरे खेल में ईरान आगे आकर नेतृत्व करता ना बन जाए, एक बार फिर से तमाम देशों को एकजुट ना करने लग जाए। तो क्या ईरान को फंसाने के लिए ये स्नैपबैक प्रतिबंध का की चर्चाएं तेज कर दी गई हैं। तो वहीं आपको यह भी दिखाऊंगा अमेरिका ने जो तगड़ा झटका दिया, उसके फौरन बाद एक और देश है जिसने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। और क्या कुछ हो रहा है, एक एक चीज। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। इमैनुअल मैक्रों हैं, राष्ट्रपति फ्रांस के, उन्होंने एक तुरंत ट्वीट किया है। ये ट्वीट किया और कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से उन्होंने अभी बात की। उन्होंने कहा जब 142 देशों ने इस पर साइन कर दिया, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर साइन कर दिया है, और अब इन सब के बीच रास्ता साफ हो गया है कि इस फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता मिले, तो अब सोमवार को उसका ऐलान करने जा रहा है। जी हाँ, फ्रांस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन अब बहुत ऐतिहासिक मोड़ पर आ गया है, जिसमें न्यूयॉर्क में से अध्यक्षता होगी जिसमें हम सोमवार को न्यूयॉर्क में से अध्यक्षता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करने की दिशा में एक और कदम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं और समय और तारीख तय कर दी सोमवार को। बौखलाहट और बढ़ सकती है इजराइल की, लेकिन मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। यह बहुत चिंता की बात है। मैं पहले आपको एक घटनाक्रम याद दिला देना चाहता हूं। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी पर मैंने सबसे पहली बार कहा था कि जब हमास ने पहला हमला यानी 7 अक्टूबर 2023 को किया था इजराइल पर, और इजराइल ने अमेरिका की शहर पर जब गजा पर बम गोला बारूद बरसाना शुरू किया और हमास के आड़ में वो लगातार मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा था, तब मैंने कहा था कि एक लड़ाका संगठन यानी हिजबुल्लाह, उसने ये शिया सुन्नी वाली लकीर को मिटा दिया था। उसने कहा हम सब पहले मुस्लिम हैं, हम आपस में निपट लेंगे, हम शिया है सुन्नी हम बाद में देखेंगे। वो वाकई ऐतिहासिक था, लेकिन इसी ने क्या चिंताएं अमेरिका की और इजराइल की बढ़ा दी थी, और एक बार फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जिस जगह ये ओआईसी बनाकर तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम देश एक साथ तो नजर आते हैं, लेकिन शिया सुन्नी पर सिर्फ फुटबॉल के लिए तैयार रहते हैं। क्यों कह रहा हूं, जरा आप देखिए और समझिए। पहले ये खबर देखिए, इसमें एक खबर निकल कर आई। ये एक वीडियो है, पहले ये सीरिया से निकली है। तो पश्चिमी अलेप्पो में तुर्की सैन्य के ठिकाने पर, तुर्की सेना के ठिकाने पर सीरियाई नागरिकों ने हमला कर दिया। तुर्की सेना की तत्काल वापसी की मांग उठी है। दरअसल तुर्की और इजराइल के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। यह खबर हमने आपको दिखाई थी। एर्दोगन लगातार पूर्वी यरूशलेम का जिक्र कर रहे थे, इजराइल उस पर आंखें दिखा रहा था। इसको केंद्र बनाया सीरिया को। सीरिया के जो मौजूदा राष्ट्र प्रमुख हैं अल जुलानी, इन दिनों अमेरिका के कितने सरपरस्त हो गए सबको पता है। इन सब के बीच लगातार खबर आ रही है कि कैसे अल जुलानी ने अमेरिका के कहने पर इजराइल के सामने नतमस्तक से हो गए, और यही एक वजह है। देखिए क्या हो रहा है यहां, क्या हो रहा है, तुर्की सेना की तत्काल वापसी की मांग उठ रही है। यानी एक मुस्लिम राष्ट्र दूसरे मुस्लिम राष्ट्र को भगा रहा है, क्यों, और कह रहा है इजराइल इजराइल आओ आओ। तो ये किसकी शय पर हो रहा है समझिए। ऐसे वक्त में जब तुर्की और इजराइल में ठनी हुई है, इन सब के बीच एक और वीडियो है, पहले ये वीडियो देखिए।
ये देखिए, एक के बाद एक वीडियो जारी की गई इजराइल की तरफ से, उसके बाद क्या हुआ है बताता हूं। तो ये वीडियो जारी की गई है और उसमें क्या कहा गया, तुर्की में हाई अलर्ट है। कतर पर हमले के बाद इजराइल ने साइप्रस में तैनात किया है घातक बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और एक साथ दर्जनों टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। तुर्की इस भड़काने वाली तैनाती पर बोला कि क्षेत्र को अस्थिर करने वाला कदम है, इसके खतरनाक नतीजे होंगे। यानी आप सोचिए, हालात यहां पर अलग बनते नजर आ रहे हैं। दोनों ही देश अब आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों देशों के सामने स्थिति कैसे है। लेकिन क्या तुर्की ही क्यों? क्योंकि तुर्की नेटो सदस्य देश है और अगर यह अपनी सुरक्षा के लिए और अपने बयानों के लिए लड़ेगा तो नेटो इसका समर्थन नहीं करेगा और यहां पर अकेला पड़ता नजर आएगा। लेकिन इसे डर है इजराइल को कि अगर ऐसा हुआ कि तुर्की पर कुछ किया गया तो तुर्की अगर नेटो नहीं आता तो तमाम मुस्लिम परस्त देश साथ खड़े होंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए, एक और दाव चला गया। कौन सा दाव है वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए खबर क्या है RKM की। सीरिया के प्रेसिडेंट है अल शारा, जिन्हें अल जुलानी भी कहते हैं, वो माउंट हरमोन और गोलन हाइट्स पूरी तरीके से परमानेंटली इजराइल को देने के लिए तैयार है। किसकी मौजूदगी में? यूएस प्रेजेंस, यूएस की मौजूदगी में, जिससे दमिश्क में शांति बनी रहे। सोचिए, मिस्र ने UN में मुद्दा उठाया था, तमाम देशों ने, भारत ने भी कहा बिल्कुल सही बात है, इजराइल ने सीरिया के जिस गोलन हाइट्स पर कब्जा कर रखा है उसे छोड़ना होगा। लेकिन सोचिए, जब सीरिया का राष्ट्रपति खुद तोहफे में सजा कर देने के लिए तैयार हो तो हमारा देश छोड़िए, पूरा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो उस गोलन हाइट्स को बचा पाएगा जब उस देश का ही राष्ट्रपति नतमस्तक हो रहा हो। तो ये क्यों हो रहा है, समझ गए आप? अब अगला देखिए, मुस्लिम ताकतों को कैसे कमजोर किया जा रहा है। कमजोर करने का पहला बयान यहां सुन लीजिए, क्या कहा जा रहा है, पहले सुनिए। وحداتها العسكرية. والشيء الآخر يصل رسالة لشعبنا العزيز أن قواتك المسلحة والجيش جاهزون وحاضرون للمواجهة ولرد أي عدوان أو أي معتدي على بلدنا. أما بالنسبة لدول العدوان، दरअसल हूती लड़ाकों में प्रवक्ता है, आप जानते हैं इनको, तो ये लगातार जब जब हमला यमन की तरफ से होता ही आते हैं। इस बार उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो नेटो की तर्ज पर पैक्ट हुआ है, यानी ये सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला मानेगा और दोनों एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। उसके तहत ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के जो सैनिक हैं उन्हें सऊदी पाकिस्तानी बॉर्डर पर, पूरी यमन बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि समझौता अमेरिका के इशारे पर किया गया था। सुनिए, बिल्कुल अभी कैसे खुलता जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं। वे कहते हैं यमन के लोग स्वतंत्र हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरह अमेरिका के गुलाम नहीं है। अगर पाकिस्तान सऊदी यमन सीमा पर सेना भेजता है तो यह पाकिस्तानी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। अब आप समझिए, ये यमन को कहना पड़ा है। जो दो सऊदी अरब और पाकिस्तान सुन्नी बाहुल देश है, हर कोई जानता है, तो दो देशों के बीच ये अचानक से होता है। इसके लिए कतर की तरफ से भी प्रस्ताव आ गया, कतर भी चाहता है कि वो उसमें शामिल हो, यानी सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तमाम देश एकजुट हो रहे हैं। ये है OIC के सदस्य, लेकिन शिया सुन्नी के बारे में अमेरिका भी अच्छे से जानता है और इसराइल भी, तो दरार पार डाल दी है। जैसे हूती अगर लड़ा के अब हमला करें तो शिया सुन्नी की ये जो दीवार है इसके तहत इसराइल की आड़ बची रहे, ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे, या आपस में ही लड़े, एक दूसरे पर हमला ही कर दें। यमन हूती लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब से भिड़कर रह जाएं, इजराइल इस दौरान बचा हुआ रहे। ये समझिए खेल क्या खेला गया, क्योंकि समझ गया कि कतर पर हमला करके इजराइल ने गलती की, इसलिए पूरा खेल रचा गया। और पाकिस्तान किसके इशारे पर ये सब करता है सबको पता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आखिरकार खेल होने जा रहा है। और ये बात, ये देश, कुछ ऐसे देश में हमेशा कहता रहा OIC में निंदा प्रस्ताव से नहीं होता। हकीकत यह है कि कितने ऐसे देश अपने जिम्मेदारी समझते हैं कि वो OIC का सदस्य होने के नाते इजराइल के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन जब तक इजराइल के खिलाफ कुछ कर पाते उससे पहले ही अमेरिका ने ऐसा दाव चल दिया अपने, मैं कहता हूं सरपरस्त देशों को सुन के, सरपरस्त देशों के तहत, कि अब शिया और सुन्नी की दीवार बड़ी मजबूती के साथ वहां खड़ी हो रही है। मसला ये नहीं है, अभी मसला आगे का भी दिखाऊंगा। देखिए, कतर ने भी कह दिया, एक हाई लेवल कतरी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि कतर भी प्लान बना रहा है जिससे पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो SMTA पैक्ट है उसमें ज्वाइन किया जाए। ये भी एक सुन्नी बाहुल देश है, तो कतर भी इसमें शामिल होने जा रहा है। यानी शिया सुन्नी की दीवार बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है फिर से इसी पैक्ट के साथ। अचानक से पैक्ट होना, पहले अगर कतर हमला कर देता इसराइल पर हो जाता, मान लेता, लेकिन अचानक से होना, बिल्कुल इतने दिन बीत जाने के बाद कतर ने हमला नहीं किया, देशों ने हमला नहीं किया, लेकिन क्या हो रहा है, जो हमला कर रहा है हूती लड़ाके उसे घेरने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। समझ गए आप? हम दिखाई रहे हूती लड़ाके कैसे कर रहे हैं। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। सब जानते हैं
कि इस समय ओआईसी का अगर सबसे मजबूत और अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात नहीं कर रहा हूं, उस देश की जनता चाहती है कि हम अमेरिका की छत्र छाया से बाहर निकले। ये इजराइल जो बार बार मुस्लिम समुदाय के बाहुल्य देशों पर हमला करके बड़ा खुलेआम मजे लेता है, उसके थोड़ा दिखाया ही ना, तो उन जनता को शांत करने के लिए काम किया जाता है। लेकिन वो जानते हैं कि ओआईसी जो है, ओआईसी का सबसे मजबूत देश इस समय ईरान है। सारे देश जितनी भी जनता है, चाहे कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, शिया सुन्नी, वो नहीं मानते इतना। अब इसे बता रहा हूं, नई पीढ़ी ज्यादा इस पर फोकस नहीं करती, लेकिन शिया सुन्नी के भेद को बुलाकर हर कोई ईरान की तरफ देखता है कि 12 दिन में हैसियत याद दिला दी थी इसराइल को ईरान ने। ऐसे में जब दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाएगी शिया सुन्नी की, तो ईरान कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। तो ईरान को भी व्यस्त करना जरूरी है। तो विवाद शुरू कर दिया क्या? स्नैपबैक को लेकर। देखिए, स्नैपबैक सैंक्शन की बात आने लगी। ये जो है E3, फ्रांस, जर्मनी और यूके एंड द यूएस सक्सीडेड इन इम्पोजिंग UN snapback sanction on Iran set to take effect on September 27, यानी 27 सितंबर से स्नैपबैक सैंक्शन लगाने जा रहे थे ईरान पर। लेकिन चीन और रूस जो उसी सैंक्शन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसे दरकिनार किया और इसे अवैध बताते हुए कहा कि हम तो ईरान से अपने संबंध ऐसे ही रखेंगे और लगातार उसके साथ अपना बिजनेस जारी रखेंगे। क्या है स्नैपबैक सैंक्शन? तो मैं आपको बताता हूं। साल 2015 में ये P5+1, यानी कि P5 का मतलब यह है जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, E3, ठीक है। इसके साथ साथ एक आ जाता है आपका रूस और चीन, अमेरिका और ईरान तो है ही है। इसके तहत ये तय हुआ था कि ये परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, बनाने के लिए काम नहीं करेगा। ईरान ने इस पर बताया भी कि हाँ, इसको लेकर बाकायदा एक पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट को JCPOA कहा गया, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत ये तय हुआ कि आप बम नहीं बनाएंगे। और एक जो सैंक्शन लगे थे उनको काफी चीजों को छोड़ा गया और कहा गया कि अब आप दूसरे देशों के साथ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर गलती से भी परमाणु हथियार बनाने की सोची भी, बनाने का कुछ साक्ष्य मिले, तो 2015 से पहले वाले सैंक्शन जो आपके संयुक्त राष्ट्र में लगा रखे थे वो इससे प्रभावी हो जाएंगे। जब ये देखने को मिला कि ये लगातार मुस्लिम देश हावी होते जा रहे हैं इजराइल पर, तो अचानक से पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान में पैक्ट होता है, फिर ईरान डर लगता है कहीं ईरान कोई कदम ना उठा ले, तो ईरान को इसमें फंसाया जाता है कि हम देख लो स्नैपबैक सैंक्शन लगाने जा रहे हैं आप पर 27 सितंबर से, जिससे ईरान इसी में जूझता रहे। तो ये तमाम चीजें वहां पर खड़ी की जा रही हैं कि इस तमाम शिया सुन्नी देश जो बहुत मजबूत देश हैं, उन्हें तुर्की जैसे देश को फंसा दो, ईरान को फंसा दो, बाकी शिया सुन्नी के बीच की दीवार खड़ी कर दो अपने सरपरस्त देशों के जरिए। तो तमाम देशों को कैसे फंसाया गया जरा समझिए। और ये बहुत दिनों में नहीं हुआ, ये मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर खेल कर दिया गया। इन सब के बीच एक और खबर निकली, जरा सुनिए। On the fourth day of the war, security services already began to call for an end to the war. On the political level, there are clashes. तो इसमें बताया गया है जब वॉर चल रही थी ईरान और इजराइल की और ईरान अटैक कर रहा था, तब चैनल 13 ने उस खबर को दिखाया है। बताया कि इजराइल के सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने कहा था कि चौथे ही दिन कि भैया खत्म कर दो इस युद्ध को। ईरान ने इतना ज्यादा खोखला कर दिया था इजराइल को कि हाथ जोड़ने लगे थे जो इजराइल के सिक्योरिटी चीफ थे कि नहीं, अब नहीं सहन कर पाएंगे। इतना गिड़गिड़ाया था और कह रहा है इजराइल की हमने तो हरा दिया था। ये देखिए, इजराइल के पीएम ने कहा अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने की कोशिश की तो हम फिर से अटैक करेंगे और बहुत बुरा अटैक करेंगे, और वी हैव डिफीटेड ईरान लास्ट टाइम, हमने पिछली बार ईरान को हरा दिया। जबकि उनके खुद के इजरायली चीफ चीफ है, सिक्योरिटी चीफ, उन्होंने खुद उनकी बातचीत सामने आ गई कि हम डर गए, हमसे नहीं सह पाए। 12 दिन तक हुआ था, चौथे ही दिन उन्होंने घुटने टेक दिए थे। तो सोचिए इसका दावा कितना खोखला है इजराइल का। इजिप्ट को लेकर भी अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के जरिए इजिप्ट पर प्रेशर डलवाया जा रहा है। यह आखिरी एक नासूर है इस समय इजराइल के लिए। इजिप्ट ने भी चाइनीज मेड HQNB एयर डिफेंस सिस्टम जब से लगाया है, डरा हुआ इजराइल, तो इन पर भी दबाव डाला जा रहा है, यह हटाया जाए। अब आइए खबर H1 वीजा की। H1B वीजा जो 6,10,000 का होता था हर साल का, वो तकरीबन 88-89 लाख तक पहुंच गया है। ठीक है, हर साल देने होंगे, और ऐसे में वहां से नौकरियां जानी तय है क्योंकि कंपनियों को पे करना होता है अपने कर्मचारियों के लिए। अब उतने अनमोल हैं या नहीं, ये देखा जाए कितने कर्मचारी लौट कर आएंगे। इसमें कहा गया कि
भारत की प्रतिक्रिया है कि अमेरिका के प्रस्तावित प्रतिबंधों का असर सभी पक्षों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। भारत अमेरिका इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन और टैलेंट का आदान प्रदान अहम है। परिवारों में अव्यवस्था से मानवीय असर संभव है, बस यही कह के अपना जिम्मेदारी नहीं झाड़ी जा सकती। इंडियन टेक एंड इंफ्रा की तरफ से ट्वीट है जिसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट आस्क ऑल इट्स फॉरेन स्टाफ वर्किंग इन यूएस टू रिटर्न टू यूएस बाय संडे। यानी सबको रविवार तक वापस बुला लिया अमेरिका ने। जहां जहां भी माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे हैं कि अमेरिकन जितने कर्मचारी वापस लौटे। लेकिन जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर और ये देखिए, कनाडा ने मुश्किल बढ़ा दिया है। कनाडा ने हैज रिजेक्टेड 80% इंडियन स्टूडेंट वीजाज इन 2025। 2025 में अब तक 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टूडेंट वीजा को कनाडा ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया है। नमस्कार।